नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और हमारे साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और सिर्फ नाम ही काफी है, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जी से सीधा सवाल करते हैं और पहला सवाल ये है कि हमारे बिहार से आने वाले सुशांत सिंह राजपूत जो होनहार थे और आने वाले दिनों में सुपरस्टार बन सकते थे, उनकी बहुत ही दुखद मौत हो गई है। इस बारे में शत्रुघ्न सिन्हा जी आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में इस तरह की वाकई परिस्थिति हो जाती है जिसमें कोई इंसान खुदकुशी को मजबूर हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे बिहार परिवार का बच्चा बहुत ही अच्छा होनहार युवक, एक जबरदस्त कलाकार, और जैसा कि आपने कहा, सुशांत सिंह राजपूत के संभावना के बारे में, एक बहुत बड़े स्टार बनने की संभावना थी। एक्स फैक्टर ने कई बार उसका बहुत साथ दिया और लगता है कि आने वाले दिनों में भी एक्स फैक्टर का साथ मिलता उनको, क्योंकि ये एक बहुत गुणी लड़का, पढ़ा लिखा, बहुत अच्छे परिवार का, संभ्रांत परिवार का। मैं सुशांत सिंह राजपूत की भी बहुत कदर करता हूँ, उसके पूरे परिवार की कदर करता हूँ, उन लोगों के बारे में इतनी प्रशंसा सुनता हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, इतने नेक लोग हैं। माँ तो उनकी रही नहीं। और दूसरी बात, हमारी और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में मैं कुछ समानताएं भी देखता हूँ। हालांकि बहुत युवा, बहुत ही यंग लड़का, और बहुत ही दुखद, बहुत ही मन उदास हुआ, उचाट भी हुआ कि ऐसी क्या वजह हुई कि इतना प्यारा होनहार लड़के को इस तरह से आत्महत्या का शिकार होना पड़ा। ऐसी क्या बात हुई? लेकिन हाँ, उसके बावजूद कहना चाहूंगा कि उसके और हमारे बीच में बहुत समानताएं थी। वो भी अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा, मैं भी अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा। वो बिहार से, मैं भी बिहार से, मैं भी पटना का बेटा, वो पटना का लाडला, और साथ ही साथ वो पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ने वाला, तेज होनहार, बहुत ही गुणी। इंजीनियरिंग की भी कोर्स उसने करीब करीब पूरी कर ली थी, और पढ़ने लिखने का बहुत शौक सुना, उससे म्यूजिक का भी शौक था। और वैसा लड़का जो स्वाभिमान के साथ अपने ऊपर, जैसे मेरे बारे में कहा जा सकता है कि प्रभु की असीम अनुकंपा रही, अल्लाह ताला का फजल रहा, वाहेगुरु का आशीर्वाद रहा, लेकिन उसके अलावा मुझे आप लोग का साथ सहयोग मिला, बिहार का प्यार मिला, पूरे देश का साथ मिला, लेकिन वहां कोई गॉडफादर नहीं मिला मुझे। और मैं बिहार से पहला, या कह सकते हैं पहला कलाकार या पहला स्टार, जिस तरह से स्ट्रगल करके ऊपर आया, उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ते हुए मैं देख रहा था सुशांत सिंह राजपूत को। हालांकि मैं, और वो कि आपका नाम शत्रुघ्न सिन्हा और उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत लगा हुआ था, तो दोनों एसएस थे। हाँ जी हाँ, अगर सुशांत सिंह कहा जाए और मेरा शत्रुघ्न सिन्हा कहा जाए तो दोनों एसएस थे। और मेरी हालांकि उनसे मुलाकात एक ही बार हुई थी, और बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी, बहुत संस्कार के साथ। मुझे लगा कि लड़का बहुत ही संस्कारी है, संस्कार के साथ, रेस्पेक्ट के साथ वो आए थे, मिले थे। मैं अपनी पत्नी के साथ और संजय लीला बंसाली और कुछ और लोग, वरुण धवन वगैरह कुछ हमारे साथ बैठे हुए थे, तो वहां आकर मिलने आया था। मुझे बहुत इम्प्रेस किया, बहुत ही प्रभावशाली लगा, बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आके वो मिला, अपनी बातें बताई, और उसने कहा कि मुझसे मिलने का बहुत इच्छुक था। उसने कहा कि आप हमारे और हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़े सेंस ऑफ, आपको देख के आने प्रेरणादायक रहे हैं। आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आपने करके दिखाया, आपने बलबूते। हमको ये था कि आप बॉलीवुड में जब गए थे तो कोई कनेक्शन नहीं था, आपका भी कोई गॉडफादर नहीं था, आपने खुद कहा। और सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपनी दुनिया अपने बल पर उसने बनाई थी। आपको लगता है कि क्या परेशानी वो झेल रहा होगा, जो आप अपने जमाने की बात बता सकते हैं कि उस तरह की परेशानी आज भी बॉलीवुड में है जिस वजह से कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जिसे आप बार बार बॉलीवुड कह रहे हैं, इसमें सबों को, मैं क्या, बड़े भाई समान धर्मेंद्र रहे,
यहाँ और सीनियर राजेंद्र कुमार जी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। यानी हम उनके स्ट्रगल का, अगर स्ट्रगल की बात करें तो क्या क्या नहीं दुख या क्या क्या तकलीफ नहीं सही है उन लोगों ने, हम लोगों ने भी। हमारे आज नेशनल आइकॉन जो हैं और राष्ट्र सबसे बड़े कलाकार, अदाकार, व्यक्तित्व और इतना बड़ा कला का धनी और पर्सनालिटी का धनी हमारे दोस्त महान कलाकार अमिताभ बच्चन, इन्होंने तो, इनको भी स्ट्रगल करते हमने देखा है, हमने खुद स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल में तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमें जो मंत्र दिया गया था, और वो मंत्र ये था कि when going gets tough, the tough get going। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, मादा होता है। शायद हमारे अंदर वो मादा थी, और यही जब कह रहा हूं शायद हमारे अंदर मादा था, तो ये मादा मैंने सुशांत सिंह राजपूत में भी देखा। मैंने कहा हमारी मुलाकात तो बहुत कम हुई, ये मेरा अफसोस की बात है। उसके परिवार से भी हमारी मुलाकात बहुत कम हुई, हालांकि उनके परिवार के बीच में और हमारे परिवार के बीच में बहुत नजदीकियां रही कई बार। लेकिन ऐसे मिलने हो सकता है, मैं दिल्ली भी चला गया, दिल्ली आना जाना बार बार, बिहार दिल्ली, राजनीति सामाजिक जिम्मेदारी के तहत गया। लेकिन एक बात आपसे बात कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि तरह तरह से लोगों ने परेशान किया बॉलीवुड में। हो सकता है कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की हों, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप क्रोध, आक्रोश या फिर जब वेदना की स्थिति थोड़ा निकलेगी तो दिखाई पड़ेगा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी खासियत भी है, जबरदस्त प्लस पॉइंट्स है। ये फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक ही रंग को पहचानता है, वो है सफलता का रंग, और एक ही स्मेल को, यानी एक ही आपके जो महक को, खुशबू को या बदबू को अवॉइड करता है, और वो है असफलता, फेल्यूर। अभी आप देखें, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, छवि है, लक है, टैलेंट है, काम करने का मादा है, एक्स फैक्टर है, अगर आप चलते जा रहे हैं और सफलता की सीढ़ियों पे ऊपर आ रहे हैं, तो याद करके चलिए प्रकाश कि ये फिल्म इंडस्ट्री या तो बेरहम है या बिल्कुल मतलब नहीं है। ये सबको स्वीकार करता है, चाहे वो बिहारी बाबू या बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा हो, या पहाड़ी हमारा डैनी डेंजोम्पा हो, या हमारे अपने बंगाल का हमारा प्यारा मिठुन चक्रवर्ती हो। ये फिर जात और मजहब नहीं देखता फिल्म इंडस्ट्री। और मैं बता दूं एक बात और, हमारी फिल्म इंडस्ट्री अगर पूरे दुनिया में या देश में सबसे ज्यादा अगर इसकी खूबसूरती है तो वो है इसका सेकुलरिज्म। यहाँ ये पता ही नहीं चलता, ना कोई जानने की कोशिश करते हैं कि कमला हसन हिंदू है या मुसलमान है, या हमारे कमल डांस मास्टर थे वो हिंदू थे या मुसलमान थे। मुद्दा ये है कि जो रील में दिखता है, यानी कि रील में जो फ्रेंडशिप दिखती है, वो रियल में वाकई में ऐसा होता नहीं है। लोग एक दूसरे के पीछे रहते हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे किस्से सुने हैं जिसमें एक दूसरे को चले जाने के बाद, शॉट देने के बाद लोग पीछे अपना सीन फिर से दोबारा करवाते हैं, रीटेक करवाते हैं। तो ये कंपटीशन जो पर्दे पर है, वो क्या वाकई रियल जिंदगी में भी होता है? क्या एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं? मैं अगर आपकी बात को थोड़ा रीफ्रेज करके कहूं तो कह सकता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में ये रियल लाइफ में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, भावना, ये सब रियल लाइफ में तो जरूर, रियल लाइफ में जरूर दिखती है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी बहुत कमी हो जाती है। यानी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती जो है फिल्मों पे दिखाई पड़ती है और फिल्मों के पर्दे तक ही दिखाई पड़ती है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन उसी में से राह बनानी पड़ती है, आपको राह बनानी पड़ती है उसी में से। मैं जानता हूं, मैं तरह तरह की बातें सुन रहा हूं, और कुछ बातें अफवाह भी हो सकती हैं और बहुत सारी बातें सच भी होंगी। अब हमारा लाडला, हमारा प्यारा, हमारा अपने बिहार परिवार का बच्चा सुशांत सिंह राजपूत अभी दुनिया में नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातों का समाधान नहीं हो पाएगा।
हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसमें कहां तक सच था और क्या सच था, लेकिन इतना जरूर जानते हैं और मानते हैं कि हमारा सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही बढ़िया इंसान था, बहुत ही जबरदस्त कलाकार था, उसके अंदर संभावनाएं थी बहुत जबरदस्त स्टार बनने की, वो सही राह पे चल रहा था। अब क्या मानसिक उलझनें आई या क्या क्या परेशानी हुई या क्या क्या लोगों ने उसे परेशानियां दी, अब इस पे अगर हम बात करेंगे, जाहिर है कोशिश तो करेंगे जानने की, लेकिन जान के भी पूरा लाभ नहीं होगा, इसलिए कि जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम जानना चाह रहे हैं, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे अपने बिहार परिवार का बच्चा सुशांत सिंह राजपूत, और सही मायनों में भारतीय था कि पूरे भारतवर्ष का उसको समर्थन मिला था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक मिनट अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रकाश जी और एबीपी के माध्यम से, कि कोई भी दुनिया में ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सके। 34 साल का एकदम यंग डैशिंग स्मार्ट लड़का सुशांत सिंह राजपूत, ये क्या वजह हुई जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता थी और उसने साबित करके दिखा दिया था, क्या वजह हुई कि संघर्ष के आधे रास्ते में ही अगर कोई समस्या थी तो उसने दम तोड़ा और इस तरह से दम तोड़ दिया, इस तरह से हमें साथ छोड़ दिया। हम तो कह देते हैं रेस्ट इन पीस, लेकिन पूरा परिवार उनका, पूरे चाहने वाले, पूरे मानने वाले, उनके बहन भाई, उनके जितने खानदान में है, माता पिता, माँ तो रही नहीं अभी, लेकिन जो भी रहे, उनके ऊपर क्या गुजरी, वो तो पीसेस में हो गए, वो तो बिखर गए। ये क्या ऐसा, मैं कहता हूं हमेशा कि ये सबक किसी को नहीं लेना चाहिए। आत्महत्या नहीं, जिंदगी संघर्ष का नाम है, और जिंदगी में जीने की कला, जिसे कई लोग कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, वो सबको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर जिंदगी में संघर्ष है, जैसे कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है या तनाव है, उलझने हैं, तो आज 21 जून को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भी आभारी हैं और देश की जनता के आभारी हैं जिन्होंने योगा दिवस की घोषणा कराई है। अभी भी लोगों को सबक लेकर योगा करना चाहिए, संघर्ष को झेलने की शक्ति पैदा करनी चाहिए, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए कूल काम कंपोज होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हो, फिल्म में हो या पॉलिटिक्स में। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे लोगों को जीवन जीना चाहिए और क्या करना चाहिए, जो कि मुकाम आपने हासिल किया वहां तक पहुंचे। लेकिन एक खास बात यह है कि आपने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का भी रुख किया और पॉलिटिक्स में भी आप बहुत ऊपर उठे थे। सवाल ये उठता है कि क्या जैसे पॉलिटिक्स में गुटबाजी होती है, फिल्म इंडस्ट्री में भी गुटबाजी होती है, एक दूसरे से फिल्म लेने या फिर साइन करने के बाद निकाल देने या साइन नहीं करने देने के लिए दबाव बनाए जाते हैं। हम सब शिकार हुए हैं, मैं भी शिकार हुआ हूं, कई फिल्में हमने भी साइन की थी बहुत बड़ी बड़ी, और उन फिल्मों को छोड़ना पड़ा या छुड़वा दिया गया, ऐसा हुआ है हमारे साथ। और मैं समझता हूं ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ हुआ है, ये हमारे अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, धर्मेंद्र के साथ हुआ। धर्मेंद्र को तो एक फिल्म में एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक ने जब उनके द्वार पे आ गए, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि, और धर्म जी ने मुझे खुद बताया है, बड़े भाई ने, और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हमें फिल्म एक्टर चाहिए, हीरो की जरूरत है, किसी फुटबॉल प्लेयर की जरूरत नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर दिया लास्ट मोमेंट में। ऐसा हम सबके साथ हुआ है। इसलिए शुरू में हमने आपको कहा, प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारे फिल्मों में कही या पॉलिटिक्स में कही, जो कट थ्रोट इंडस्ट्री तो है, उसमें दो राय नहीं है। एक दूसरे का गला, चेहरे को लेकर के लोगों ने बहुत सारी फप्तियां कसी थी, चेहरे पर कट का निशान है, आपको विलन का रोल दे दिया था कालीचरण में, तो विश्वनाथ में आपको कहा गया कि ऐसे हीरो थे, कालीचरण में तो खैर हीरो थे, लेकिन हाँ ये कटी फटी शक्ल लेकर जब आया था तो दिक्कतें तो थी, बहुत दिक्कतें हुई, ऐसा तो कोई हीरो पहले बना ही नहीं। और मैंने जब उन्होंने छोटे छोटे रोल, जीरो टू हीरो की कहानी में, फिर विलन का रोल मिला, फिर मेन विलन का रोल मिला, फिर लोगों को पसंद आता गया, फिर एक इतिहास कायम हुआ कि पहली बार हिंदुस्तान के पर्दे पे
एक विलन को तालियां मिलनी शुरू हुई, विलन किसी को हीरो को मारता था तो हीरो को गाली पड़ती थी और विलन को ताली मिलती थी। अब ये सब प्रभु की असीम अनुकंपा रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक बार जब आप आगे बढ़े तो आपने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, लेकिन जो पीछे मुड़ के देखने वाली बात है, क्या आपके जहन में कभी ऐसा ख्याल आया कि अब आप इस इंडस्ट्री से निकल जाना चाहिए आपको, अब आप बहुत उकता गए हैं, स्ट्रगल से आप बिल्कुल अलग हो चुके हैं, न घर जा सकते हैं, न मुंबई में रह सकते हैं? क्या कभी ऐसा मोड़ आया था आपकी जिंदगी में जब आपने भी कुछ उल्टा सीधा सोचा हो? देखिए, इस तरह जब काम नहीं बन रहा था तब हमने कहा था, जब मैं किसी लॉज में रहता था और 4-5 आदमी एक ही कमरे में थे और जब मुझे लोग वादे कर रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, अच्छा अगली बार आना, अच्छा इस फिल्म में हो गया, चलो अगली फिल्म में देते हैं, आपको पता नहीं होगा अभी सोनाक्षी मेरी बेटी ने जिस फिल्म में इत्तेफाक में काम किया है, वो इत्तेफाक जो फिर से बनी, वो इत्तेफाक जब बन रही थी लेट एंड ग्रेट बी आर चोपड़ा साहब की, तो उसमें ऐसा मुझे ख्याल है कि आखिरी घड़ी तक इत्तेफाक का हीरो मैं ही था। बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था, कपड़ों की बात हो गई थी कि अचानक ग्रेट स्टार, और सही हुआ, राजेश खन्ना जी ने पूरी डेट दे दी, उसमें राजेश खन्ना को ले लिया गया। शायद मैं और चोपड़ा जी का होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन उस वक्त जरा सोचिए मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। इतनी बड़ी, इतनी अच्छी फिल्म जिसके लिए मैं लालायित था, वो फिल्म मुझे मिलते मिलते नहीं मिली, दिल टूट गया। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने आगे बढ़ने की सोची। चलो, इसीलिए जब लॉज में था तो एक बार मैं भी परेशान होकर, कैसे तो कई बार हुआ होऊंगा, लेकिन एक बार परेशान होकर मैंने कहा कि 2 साल का मौका और देता हूं अपने आप को। 2 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने टैलेंट को, चाहे अपनी ऊर्जा को या अपनी शक्ति को फिर और किसी क्षेत्र में लगाऊंगा, यानी प्लान बी, जो आज भी मैं कह रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना काल में, ये अपने दोस्तों को मैं सुझाव देता हूं कि और देख लो, अगर पहली वाली हरियाली नहीं आई, जो आप सोच रहे हो अभी कब तक चलेगा कोरोना, कुछ नहीं कह सकते हैं, तो अपने आप को प्लान बी के लिए तैयार रखो, क्योंकि अब कब तक वेब सीरीज, मैं उस वक्त प्लान बी की बात सोची थी। लेकिन हाँ, ये बात और है कि फिर जैसा मैंने कहा, अल्लाह ताला का फजल था कि प्लान बी तैयारी पे जाने से पहले ही मेरा काम बनना शुरू हो गया। और जब तक कालीचरण आई थी तब तक तो मैं बहुत बड़ा स्टार बन चुका था। और उसमें कह रहे आदमी सड़क का वो गाने के बगैर आज तक कोई शादी कंप्लीट नहीं होती है। आज मेरे यार की शादी है, वो मुझ पे ही पिक्चर, वो इसका हीरो मैं था। चाहे संग्राम, बहुत सारी फिल्में आई थी, और कालीचरण, विश्वनाथ, तो फिर नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन अभी कहना ये चाह रहा हूं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इनके सुशांत सिंह राजपूत को और उनके परिवार के प्रति संवेदना अर्पित करते हुए कि और उनके जरिए, आपके जरिए न्यू कमर्स को और खासकर यंगर जनरेशन को ये संदेश या मंत्र देता हुआ मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, यानी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ। अगर अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते तो फिर अपने आप को सबसे अलग साबित करके दिखाओ। प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट और प्रूव योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये जरूर करो। इसके लिए ये आप नए लोगों के लिए आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। इससे, क्योंकि आपसे अगर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात करो तो बातें अधूरी रह जाएंगी। तो जाहिर है आप पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिक्स में तो बात होगी ही, और आपके बगैर बिहार की बात पूरी नहीं होगी। तो मेरा सवाल ये है कि आप, बहुत दिन हो गए लोकसभा चुनाव के बाद, बिहार आपको ढूंढ रहा है। आप बिहार में क्या विधानसभा चुनाव में आएंगे, और आएंगे तो उसके पीछे आप क्या देखते हैं, किस रूप में आप देखते हैं अपने आप को? क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, महागठबंधन टूट रहा है, और आपने, मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव में आप ही की वजह से महागठबंधन मुकम्मल हुआ था, और आपने लालू यादव और सोनिया गांधी और तमाम राहुल गांधी से बात करके बातें पैचअप करवाई थी। लेकिन अब फिर से वही मुकाम पर है, क्या अब आप आएंगे? सवाल बहुत अच्छा है और सामयिक भी है। अभी जो हो रहा है मैं उससे बहुत प्रसन्नचित्त तो नहीं हूं,
उसी तरह प्रसन्नचित नहीं हूं जैसा आपने कहा थोड़ी देर पहले कि क्या धोखा होता है फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वहां या हमने कहा कट थ्रोट इंडस्ट्री है पॉलिटिक्स में या उसमें। मैंने पहले भी कहा था, आपको अगर याद हो, आपसे ही कहा था जिस दिन चुनाव का नतीजा आया था, मैंने कहा खेल तमाशे बहुत हुए हैं। वरना आप खुद मानिए, ये ईवीएम मशीन का ही जिक्र नहीं कर रहा हूं सिर्फ, बल्कि एक खास पहलू पे गौर करें, और आपके जरिए मैं लोगों से भी कह रहा हूं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं हारा या हराया गया, मारा या जानबूझ के मुझे शिकार बनाया गया, क्योंकि पूरे बिहार से सिर्फ एक सीट जीतना, पूरे ये मध्य प्रदेश से या फिर राजस्थान से जो रिजल्ट आए 1 या 2 सीटें या नहीं के बराबर, ये बहुत, ये अभी भी ताज्जुब की। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला सबमिट है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है कि डिस्क्रिपेंसीज 347 सीटों पे पाई गई है। लेकिन फिलहाल मैं उस पर भी नहीं जा रहा, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब चलो, जब मैंने कहा व्हेन गोइंग इज टफ द टफ गेट गोइंग, मुसीबतों को ही पार करता है। जो हम और आप जो है जो मुसीबतों से भिड़ सकते हैं, तो भिड़ने की घड़ी आ गई है। अभी वो लेकिन उसके साथ साथ वो घड़ी आई है, रणनीति तैयार हो रही है, लोगों से राय मशवरा हो रहा है, आप जैसे लोगों से और बातचीत होगी। और चूंकि अभी ये मौका जो है, हमने ये श्रद्धांजलि के लिए, जिसका कल ही अस्थि विसर्जन हुआ है हमारे परिवार के बच्चे का, सुशांत सिंह राजपूत का, बिहार के बेटे का, पटना के लाडले का, तो इस घड़ी में अभी श्रद्धांजलि और शोक की घड़ी में मैं नहीं समझता हूँ राजनीति की बात करके उसको मिक्स करना उचित होगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी का प्लान बी क्या है? प्लान बी वो मैं अगली बार से बात करूंगा, और जरूर बात करूंगा। ये आपसे वचनबद्ध होता हूं, आज की रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न, रामायण की परंपरा को भली भांति निभाते हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचनबद्ध हूं और निभाऊंगा। 2020 में 3 बड़ी मुसीबतें आई हैं। कोरोना, दूसरा जो अभी चीन का मामला आया है वो है, और तीसरा जो आप बिहार की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं चीन पर। जो चीन में जो लद्दाख बॉर्डर पे जिस तरह से चीन की तरफ से हमला हुआ और हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है कि हमारा देश या हमारे प्रधानमंत्री इन सब से निपटने में नाकामयाब रहे हैं, या कोई और अच्छी रणनीति की जरूरत है? मैं अभी इस वक्त पूरा देश इस घड़ी में एक गुट और एकजुट है माननीय प्रधानमंत्री के साथ या पूरे भारत के साथ, इसलिए अभी किसी एक पे तो मैं कोई टीका टिप्पणी या दोषारोपण नहीं करूंगा इस घड़ी में, खासकर इस घड़ी में, इतने तनाव की घड़ी में। लेकिन जिस वक्त मैं भी उद्वेलित हूं, मैं भी आक्रोशित हूं, बहुत डिस्टर्ब्ड हूं कि इतने झूला झूलने का और इतनी बार साथ मिलने का, 9 बार उनसे मुलाकात करने का, बातचीत करने का, अंतोगत्वा क्या ये परिणाम आया? अगर यही दिन देखना था हम लोगों को, सारा देश इस समय एकदम कि हमारे इतने शहीद मारे गए, और वो भी इंस्टॉलमेंट में बात आती है। पहले कहा जाता है 3 मारे गए, उसके कोई सामने नहीं आता है, कोई बयान नहीं देता है, उसके बयान के लिए आप लोग उनको टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ बोलिए, देश जानना चाह रहा है। तो फिर कहते हैं 20 आए, उसके 20 के बाद भी ये बात खत्म नहीं हुई, तो कहते हैं कहीं 58 जो है दूसरे अस्पताल में है, और 18 कहीं दूसरे अस्पताल में है, बुरी तरह घायल हैं या घायल नहीं है, आ जाएंगे ड्यूटी ज्वाइन। यानी इस समय मानसिक अवस्था जो अभी देखिए, सर्वदलीय बैठक हो रही है। हमें अपने प्रधानमंत्री पे और भारत पे, वो सरकार पे पूरा विश्वास है कि वो जो कहा कि यथोचित उसका उत्तर देंगे, तो यथोचित उत्तर दिया जा रहा होगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं हुआ कि जिस तरह से ऐसे हमारे अतिक्रमण तो बहुत दिनों से चल रहा था, लोग कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, उस पर हमारा क्या रिएक्शन था, हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये सब कुछ हो जाए और जब तक हम लोग कुछ करें और कर रहे हैं, तब तक कहीं ये टाइटल लग जाए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तब तक आप खुद सोचिए। लेकिन चूंकि ये बहुत संकट की घड़ी है, देश की अस्मिता की घड़ी है, एकता और अखंडता की घड़ी है,
इस घड़ी में हम सबको, और विपक्ष से भी मैं अनुरोध करूंगा, सबको भी एक सुर में बात करनी चाहिए, सुर से सुर मिलाकर बात करनी चाहिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का सबको साथ देना चाहिए। ये घड़ी बहुत संकट की घड़ी है। अलग अलग सुर में लोग बात करेंगे और अलग अलग रास्ता दिखाएंगे, वो नहीं। अभी वक्त है सारे ऑपोजिशन को साथ लाइए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को, आर्मी एक्सपर्ट्स को, रक्षा विशेषज्ञों को, एक से एक प्रोफेशनल्स को। सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे अब लगता है वो टायर्ड और रिटायर्ड हो गए उनमें बहुत ज्यादा। अब वक्त है प्रोफेशनल्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, एक्सपर्ट्स का, और तमाम ऑपोजिशन का, और तमाम यंगर जनरेशन का। इन लोगों से बात करके ये राय निकलेगा। मुझे लगता है भारत मजबूत देश है। हमें लगता है कि हमारे आर्म फोर्सेस जबरदस्त है। हम उनके भरोसे चल सकते हैं, उनके भरोसे आगे बढ़ सकते हैं, और शायद हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जय हिंद की सेना को मैं जय हिंद बोलता हूं हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं और बॉलीवुड को लेकर के बहुत सारी बातें कही कि कैसे लोगों को जिंदगी में जीना चाहिए, खास तौर से यंग जनरेशन्स के लिए जो आपने मोटिवेशनल बातें कही हैं वो मानना चाहिए। और आने वाले दिनों में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, जाहिर है बगैर आपके डायलॉग के जो पूरा मजा नहीं आएगा, क्योंकि लालू यादव खुद अभी जेल में है, वो बाहर है नहीं अभी। तो अभी थोड़ा सा और भी मौसम जो है वो गर्मा रहा है, तो डिजिटल चुनाव होने की बातें हो रही है। तो इस डिजिटल चुनाव में आप कहां अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, देख तो रहा हूं, आप लोगों के साथ ही देख रहा हूं, अपने बिहार के साथ देख रहा हूं। आप बिहारी बाबू कहते हैं तो बिहारी बाबू तो बिहार के साथ है, था और रहेगा। लेकिन अब रणनीति या नीति की बातें जो हैं, अभी थोड़ा ये माहौल जोर से और ही हो जाए, जब आप लोग मुझे आने देंगे, यहाँ महाराष्ट्र से बाहर निकलने देंगे, सारा ये सब देखते हुए सारा माहौल, अब मुझे लगता है कि माहौल भी बेहतर होगा। गर्माहट तो बिहार में बहुत शुरू हो गई है और लोगों की नजरें लगी हुई हैं। अभी अभी जो हुआ है आवाम के साथ और खासकर हमारे मजदूरों के साथ, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में देखा है हमने उनको। बच्चों को अपने बाप को साथ ले जाते हुए साइकिल पे, लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल जाते हुए, क्वारंटीन में वहां जब जहाँ क्वारंटीन किया गया है वहां पे उनको तड़पते देखा है, तरसते देखा है, भूख से बिलखते देखा है। उनकी हालत जो देखी है पूरे देश में, और खासकर हाईवेज में जो हालत देखी है, जो ट्रेन मिलना चाहिए था नहीं मिला, मिला तो समय पे नहीं मिला। हमें तो बड़ी अफसोस होता है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी आया मजदूरों के लिए, कितने जब भी आया, उसमें मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूं, मैं संपूर्ण सम्मान से कह रहा हूं, लेकिन वो फैसला भी तो बस वही है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, यानी जब घर पहुंच गए हैं तब वो फैसला आ रहा है। आपको लग रहा है कि कोरोना डील करने में प्रधानमंत्री फेल रहे हैं? आपको लग रहा है कि पूरी स्थिति को ठीक से डील करने में और अच्छे बेहतर तरीके से किया जा सकता था? जिस तरह के देशों की बात आप कर रहे हैं उसे अवॉइड किया जा सकता था? बहुत बढ़िया तरीके से और किया जा सकता था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक्सपर्ट्स की राय, प्रोफेशनल्स की राय, इन लोगों की राय, जो अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स की, ये सिर्फ हम लोग अपने अहंकार पे रह जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा, ये ब्यूरोक्रेट्स कहाँ थे, ये प्रशासनिक अधिकारी कहाँ थे जबकि वो नमस्ते ट्रंप हो रहा था गुजरात में? क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि सही ब्रीफिंग देते कि सर, ये विश्व स्वास्थ्य संघ ने, WHO ने घोषणा कर दी है और आप नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं गुजरात में, क्या होगा वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, और क्या होगा वहां पे सारा डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल का पालन कैसे होगा? नहीं हो रहा है। लोग विदेशों से आ रहे हैं, ये मामला पूरा विदेश से ही आया है। अब गौर कीजिए, किसी चीज पर पर्दा डालने से नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने लोगों को, अपने साथ जो टिके रहते हैं, या कुछ हद तक कुछ हमारे जो चमचे होते हैं, क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए था? ये सर मत कीजिए। अभी क्या कहना नहीं चाहिए था? पार्लियामेंट का एक क्लिप देखा हमने, जहां मास्क पहन के लोग गए, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
हमारे वहां पर डांटा जा रहा है उनको कि मास्क पहन के आप नहीं आ सकते। पार्लियामेंट का सीन है कि आप मास्क पहन के नहीं आ सकते, नहीं निकाल दिया जाएगा, अगली बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने ये सरकार गिर रही थी और बनाई जा रही थी या बिगाड़ी जा रही, जो भी, मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में हुआ, किस दौरान हुआ? जब पूरा उरूज पे था ये अपना कोरोना, उस समय पार्लियामेंट भी चलता रहा। आज पार्लियामेंट खोलने में नहीं खोलने में बहस चल रही है या चिंतन चल रही है, उस समय भी कर सकते थे आप कर सकते थे, नहीं अभी रोको। ये पहली प्रायोरिटी है। और मैं राहुल गांधी की उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लॉकडाउन को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन जो है सिर्फ पॉज बटन है। आपने पॉज बटन दबाया हुआ है, फिर जब लोग निकलना शुरू करेंगे जिस तरह से वो जोन वाइज कर रहे थे, तो फिर भी बढ़िया सॉल्यूशन था। यानी अब उस पर ज्यादा नहीं बात कर सकता हूं, बात बहुत बढ़ चुकी है। और देखिए ना, हम लोग कहते थे दुनिया में देखते देखते 11वें स्थान पे थे, आज तीसरे चौथे स्थान पे आ गए संक्रमण के मामले में। आज कहने से नहीं होगा ना कि हम तो देखिए पहले 300 से शुरू हुए थे, 100 से भी कम थे। आज देख लीजिए आप 3,66,000 और 3,75,000 के करीब पहुंच रहे हैं, रोज इस तरह बढ़ रहे हैं। हम और आपके ऊपर तो बहुत विशेष हम लोग का अपनी भी कोशिश है, इन लोगों से सीखा भी है क्या डिसिप्लिन फॉलो करना, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना। और मैं इसीलिए कहता हूं लोगों से, जो लोग घर पे हैं और जो कर सकते हैं इसी समय योगा करें। 21 जून का इंतजार ना करें, विश्व योगा दिवस का। योगा करें, मेडिटेशन करें, सनलाइट लें, वॉक करें, अगर छत है या कहीं बाहर नीचे गार्डन है तो वॉक करें, ये सब करें। अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखें कि आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें इस वक्त भावनात्मक तौर पे भी हमें चोट लगी है जब हमारा अपना नेपाल, हमारा अपना परिवार का नेपाल, जिसको हमारे दोस्तों भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जहां से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, वहां पे देखिए क्या हो रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी पे ही कई बार हमको ताज्जुब होता है, क्या है, कौन से पड़ोसी देश से हमारा रिश्ता अच्छा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्यों नहीं अगर कह रहा हूं तो फिर उनसे कीजिए। हम लोग को मिलजुल के रहना है। कहने में बहुत अच्छा लगता है स्पीच में, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है, लेकिन आप खुद देख लें, मैं इस घड़ी में जब इंडो चाइना की बहुत तनाव की घड़ी है, उस वक्त ज्यादा रोशनी इस पर नहीं डालना चाह रहा हूं। चाहे पाकिस्तान का मामला हो कि चाहे आपके नेपाल का मामला हो, चाहे बांग्लादेश से भी कुछ सुनता रहता हूं कि आपके हमारे चाइना का मामला हो, ये सब पड़ोसी देश हैं। तो फॉरेन पॉलिसी हमारी कहाँ गई, और फॉरेन मिनिस्टर्स का क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे ना कि सब पहले 3 बोलेंगे, फिर 20 बोलेंगे शहीद हुए, फिर बोलेंगे 18 जो है इस अस्पताल में है, फिर बोलेंगे 58 उस अस्पताल में। ऐसे थोड़ी होता है। आप अच्छे आदमी है, काबिल आदमी है, बढ़िया आदमी है, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन सर्विस के हैं, तो फॉरेन सर्विस के हैं तो फॉरेन के इन देशों का खास ख्याल रखिए। मिलजुल के रहना, आगे बढ़ना है। इकोनॉमी हमारी देखिए कहां से कहां चली गई है। आज इतनी आर्थिक मंदी नहीं है, अब आर्थिक संकट है। अभी उसका नमूना देखा आपने, रेलवे 3-3 करोड़ लोग को एक दिन ले जा सकती है, तो रेलवे का दावा है, जो आज रेलवे भी घाटे में जा रही है, और वो 3-3 करोड़ को एक दिन में उठा सकती है। और हमारे मजदूरों को, उनको बताइए, कितने लाखों करोड़ों मजदूर परिवार हमारा रोता हुआ, बिलखता हुआ, पैरों में छाले उनके, भूखे प्यासे, तपती दोपहरिया में किस तरह से उन्होंने यात्रा की है या संघर्ष किया है। यात्रा क्या किया, संघर्ष किया घर जाने के लिए। उस समय रेलवे क्यों नहीं कर सकता था? हमारी सरकार, हमारे सरकार के बहुत सारे लोग, मैं अगर ज्यादा बोलता हूं या बोलूंगा तो लोग कहेंगे मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी से झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो मेरा पहला परिवार रहा है, मैं तो उसी परिवार में मेरा लालन पालन हुआ है, जो ट्रेनिंग मिली है। अब ब्रिंगिंग मेरे तो भारतीय जनता परिवार में, पार्टी में हुई। मुझे लेकर गए थे भारत रत्न नानाजी देशमुख, भारत भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और लालन पालन किया। और भारत के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, बिहार में उसके बाद कैलाशपति मिश्रा जी ने, दिल्ली में मदन लाल खुराना जी ने। तो मैं इन लोगों का ऋण कैसे भूल जाऊंगा, इनका एहसान कैसे भूल जाऊंगा? इसलिए मैं वो नहीं हूं
कि अब अगर उनसे दूरी हुई है, जिन कारणों से, वह कारण आप तमाम लोगों को पता है। मैंने जनहित में बात की, राष्ट्रहित में बात की, हमारे कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन जो भी दूरियां हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जहर उगलना शुरू करूं। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी राष्ट्र हित में ही बात कर रहा हूं, देश हित में कर रहा हूं। तो क्या आप जिस तरह से आप बीजेपी के बारे में कह रहे हैं कि आपका घर है वो, तो वो घर वापसी की कोई गुंजाइश नजर आ रही है क्या? अब देखिए, मैंने कहा कि चूंकि मैं तो इतने सालों, मैंने समझी, जब राजनीति में या सामाजिक जिम्मेदारी की तरह राजनीति में आया, तो सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। सही मायने में कह सकते हैं मेरी आंख खोली और नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखा। आजकल फेसबुक पर जो राजीव कांत जी हैं, बहुत सारा उन्होंने तस्वीरें आज शेयर की हैं, जिसमें बहुत पुराने, जब आप आए थे बीजेपी में, उस वक्त में कैसे आप घूम रहे हैं बिहार में, जगह जगह पर वो तस्वीरें लगाई हैं, जो आप रैलियां करते थे, उनकी तस्वीरें, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हमने देखी है। वो पुराने दिन है। राजीव कांत जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, और वो बहुत दिनों हमारे साथ भी रहे हैं। और जो खासकर जब हम बिहार बचाओ आंदोलन में सुबोध कांत सहाय जी के साथ जब ट्रेनिंग में था, सुबोध कांत सहाय जी के नेतृत्व में जब बिहार बचाओ आंदोलन कर रहा था, तो उस वक्त ये बहुत जगह साथ थे, बहुत तस्वीरें मिली थी, बड़ी खास खास तस्वीरें जो शायद आपको दिखाई होंगी। और इसीलिए मैं पूछ रहा था कि क्या कुछ वापसी की है? बिहार बचाओ उस समय हुआ था, अब फिर बिहार में आओ, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में आओ, कुछ ऐसा। अब ये कहानी फिर कभी। चलो, बहुत अच्छा लगा प्रकाश जी, फिर बात करते हैं आपसे। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।